चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं जहाँ से लेक्चर ख़त्म किए थे। ठीक है, टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया था एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 का। अभी हम लोग लेक्चर सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना था। एक बार जो है चैप्टर जो है ना फर्स्ट लेक्चर का वो मैं रिकैप करवा देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका केमिकल रिएक्शन से, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक जो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका कैरेक्टरिस्टिक विथ एग्जांपल्स। ठीक है, सारे एग्जांपल्स एंड उसके इक्वेशंस देखे थे। और उसके बाद फिर आपका जो है ना बैलेंस एंड अनबैलेंस आपने पढ़ा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे वहाँ पे। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे और एक और वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया था केमिकल इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर वो जाके जो है ना चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, लेक्चर 1 अपलोडेड है। ठीक है, चलिए तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किया था। ठीक है, टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो है आपका यहीं से स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके सारे डेफिनेशन डिटेल्स। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड एक केमिकल रिएक्शन का जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज a displacement reaction. Displacement reaction. And the fourth one is a double displacement reaction. Double displacement reaction, and the last one is redox reaction. देखिए ये 5 टाइप्स आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है उसमें ये 5 टाइप्स आपको पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो हम सारे यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे विथ डेफिनेशन, विथ एग्जांपल एंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छे से सारे जितने भी टाइप्स हैं उसको डिटेल में 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद आपका एक और टॉपिक बच जाता है उसमें, वो अगले लेक्चर में मैं उसको जो है ना प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी इसको देखते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट क्या है ना कि टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो 5। ठीक है, जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। फर्स्ट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज अ डिकम्पोजिशन, थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द फोर्थ वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये जो है ना कहीं पे आपको क्या दिखेगा ना, जैसे देखो कहीं पे ये रेडॉक्स के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे। ठीक है, और कहीं पे क्या जो है ना वो इसको डिटेल करके बता देता है। जैसे यहाँ पे रेड का मतलब हो गया रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें डाउट जो है ना यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी बुक में जो है ना आपको ये दोनों सेपरेटली जो है ना लिखे हुए मिल जाएंगे, तो उसमें जो है आपको वहाँ पे जो है ना डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों को मिला के ही जो है ना यहाँ पे एक नया वर्ड दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट जो है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, कि कंबाइन से बना है। कॉम्बिनेशन किससे बना है, कंबाइन से बना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी टाइप्स हैं वो बहुत आसान है। सारे टाइप्स जो है ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक आपको पढ़ने को है नहीं। ठीक है, सिंपल से टॉपिक्स हैं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो फर्स्ट है आपका, दोज रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form new substance.
इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैं अब इसको जो है ना थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहीं पे आपको जो है ना वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है ना कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जब मिलते हैं ना और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से अगर बताऊँ तो सिंपल सा देखो क्या है ना कि हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस हो गए, दो केमिकल सब्सटेंस हो गए, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन किया वो किसका किया, एक न्यू सब्सटेंस का। ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है कि दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा, तो जब ये कंबाइन होते हैं ना, और कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया और देन ऑक्सीजन हो गया। जब ये दो सब्सटेंस जो है ना रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बना लेगा, तो ये जितने भी हैं वो किसके एग्जांपल हो गए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो जैसे मान लो कि आयरन, ठीक है, और सल्फर, अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फेरिक सल्फाइड बनता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेरिक सल्फाइड कहते हैं। ये आपका फेरिक सल्फाइड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना कि क्विकलाइम ले लेते हो, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में वाटर, जब ये रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। तो अब एक चीज़ देखो, ये दो चीज़ जो है ना, दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वही आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी बहुत सारे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं और भी एग्जांपल अगर यहाँ पे बताना है तो देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका सिंपल सा अगर लेके चले ना तो ठीक है, H2 हो गया एंड द Cl2 हो गया। ठीक है, दो यहाँ पे अलग सब्सटेंस है, एक क्लोरीन हो गया और एक जो है आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। कैसे, तो दो अलग अलग सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, 2HCl। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया आपका आयरन और सल्फर। जब दो अलग अलग सब्सटेंस को रिएक्ट करवाओगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, फेरिक सल्फाइड। इसके बाद फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब है आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब जो है किसके एग्जांपल हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हो गए। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, H2 और प्लस में O2, ये क्या बना लिया, H2O। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। और भी आप इसमें अगर ऐड करना चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो तो क्या बनाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है,
कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितना आसान है, दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। आई होप ये जो है टाइप आपका कंप्लीट हो गया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सेकेंड नंबर जो है वो होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाता है, ये भी बहुत आसान है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ये भी जो है ना आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि डिकम्पोजिशन कहते किसको है, डिकम्पोज, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोज वर्ड से बना है। डिकम्पोज का मतलब जैसे किसी भी चीज़ का जो है ना ख़त्म हो जाना, ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ब्रेक होना। जैसे देखो पहले क्या था, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। बट डिकम्पोजिशन में ये चीज़ उल्टा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये जो है ना ब्रेक होके दो या दो से अलग सब्सटेंस में ये डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया। ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होता है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था, ठीक है। ये किसका था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था। एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका एक सब्सटेंस होगा, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या एक कंपाउंड होगा, ठीक है। वो कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पे जो है ना लॉजिक चलता है। तो यही है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। जैसे देखो अब जो है ना हम इसको जो है डेफिनेशन पहले मैं इसका बता देता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच one complex compound split up into two or more simpler substance is known as decomposition. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। एक बार डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद देखो दोज रिएक्शन इन विच वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू अ टू और अ मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। कंबाइन होते थे और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ पे क्या है कि एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसका ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस चीज़ का ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ए बी जो है हम लोगों को क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ पे ए बी रिएक्टेंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस कंपाउंड है वो क्या है, रिएक्टेंट बन गया। तो ये बिल्कुल इसका जो है अपोजिट प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है। एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऊपर में और ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखो जैसे एग्जांपल इसका अगर हम लोग लेके चले, ठीक है। तो एक चीज़ सिंपल, अगर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 है और इस चीज़ को अगर हीट देते हो, इसका मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो ट्रायंगल का ये सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये किसके लिए होता है, यहाँ पे जो हीट दे रहा है ना, ये किसका सिंबल है, डेल्टा का। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। तो अब CaCO3 को जब हीट देंगे, ठीक है, CaCO3 को जब हीट देंगे ना तो ये आपका क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, ये एक सब्सटेंस था और ये एक सब्सटेंस क्या हो गया, दो अलग अलग सब्सटेंस में डिकम्पोज हो गए, ठीक है, ब्रेक हो गए, अलग हो गए, ठीक है। दो अलग अलग यहाँ पे क्या किया, सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, समझ में आया। तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
क्लियर है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे AmGCO3 जब इसको हीट दोगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल जो है ना ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ही उसको हीट दोगे, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे डिकम्पोज है ना, डिकम्पोज जो है खुद ब खुद रिएक्शन होता नहीं है, उसके लिए या तो उसको कुछ जो है आपको कैटलिस्ट देना पड़ेगा, कोई टेम्परेचर पे उसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर और भी प्रोसेस हैं, उसमें से हम लोग जो है यहाँ पे 3 प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, जिससे कि मैं केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। आपको सिलेबस में 3 दे रखा, 3 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और तीनों के एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। ठीक है, उसमें से मैं सबसे फर्स्ट वाला बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बड़े से कंपाउंड को जब स्प्लिट अप करता है ना, ठीक है, किसी के हेल्प से कहने का मतलब क्या है वो मैं आगे में बता दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या है, डिकम्पोज करने के लिए किसका यूज़ किया गया, हीट का यूज़ किया गया। ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए किसका यूज़ किया गया, हीट का यूज़ किया गया। वैसे ही मैं यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ जो है ना वो ला सकता हूँ डिकम्पोज करने के लिए इस रिएक्शन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अभी देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो किन किन अलग जो है ना चीज़ों से जो है उसको कैरिड आउट करवाया जा सकता है। ठीक है, decomposition reaction carried out by 3 process। ठीक है, हम लोग 3 प्रोसेस से किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट हो जाएगा आपका बाई हीट, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। ठीक है, सेकेंड वन बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे देखो कोई कंपाउंड है, अब वहाँ पे क्या है ना कि उस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी उस कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन हम लोग डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका सेकंड क्या, बाय इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट वन इज बाय सनलाइट। ठीक है, बाई सनलाइट। ये 3 जो है ना, इन 3 प्रोसेस से हम लोग क्या करवा सकते हैं, तो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका बाई हीट, किसी केमिकल रिएक्शन को आप हीट दोगे। ठीक है, एक सर्टेन हीट पे वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहला आपका प्रोसेस जो हो गया वो क्या होगा, बाई हीट। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, बाई इलेक्ट्रिसिटी। किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद वो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन इज बाई सनलाइट। जैसे कोई केमिकल कंपाउंड को क्या है ना कि आप धूप में रख दिए। ठीक है, धूप में रख दिए, या फिर उसके जो सनलाइट है वो उस केमिकल रिएक्शन तक आ रहा है, फॉल कर रहा है उस पर। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा कि वहाँ सनलाइट से जो है ना वो कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा अलग सब्सटेंस में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाई हीट के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो, अभी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे ईजी सा एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे और भी कंपाउंड ले सकते हो जिसका मैं एग्जांपल बता दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में CO2 गैस वो रिलीज़ करता है। ठीक है, ये हो गया। बाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है आप NaCl ले लो। अब NaCl को जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे, एक चीज़ मैं इसको इधर बता देता हूँ, ये ठीक है, ये आ रहा होगा फ्रेम, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये Na और प्लस जो है ना ये Cl2 में जो है ये टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2NaCl। समझ में आया, 2NaMCl2। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसको सारे को मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी डिटेल में बताता हूँ, अभी आप एग्जाम्पल इसका देख लो। जैसे बाई सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका AgBr। इसको क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप यहाँ पे क्या करवाओगे ना कि सनलाइट प्रोवाइड करवाओगे तो ये टूटेगा आपका Ag और प्लस Br2 में। ठीक है, Ag और प्लस Br2 में टूटेगा। अब यहाँ पे हो गया आपका 2Ag और इधर में 2AgBr। समझ में आया, देखो कैसे है। बाई हीट का मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, MgCO3।
ठीक है। अब जैसे ही इसको क्या कर दिए, हीट दे दिए, तो हीट दिए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ वो किससे हुआ, बाय हीट से हुआ। सेकंड वन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने क्या बताया, NaCl। यहाँ पे NaCl की जगह पे आप KCl भी ले सकते हो। KCl को जब आप यहाँ पे क्या करवाओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, जैसे ही यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, जैसे ही KCl को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे तो वो क्या होगा, K और प्लस Cl2 में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब ये जो है KCl, अब यहाँ पर 2 और ये 2K हो गया पोटेशियम। ठीक है, तो KCl को जैसे ही KCl मान लो कि आपने क्या, हाँ एक चीज़ बस याद रखना है कि ये जो है ना, अब एक चीज़ जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया था NaCl के बारे में। ठीक है, तो NaCl जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मोल्टेन स्टेट में रखोगे तब जो है ना, ये NaCl जो है वो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करवाओगे तो डिकम्पोजिशन सही तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। देखो क्यों ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि सॉलिड, जब अगर मान लो कि सॉलिड यूज़ कर रहे हो, NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो वहाँ पे आयन जो है उतना ज़्यादा फ्री नहीं होता जहाँ, जो कि आपको मोल्टेन फॉर्म में या वो जब मेल्ट हो जाएगा ना तो मेल्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि जब वो मेल्ट कर जाता है, NaCl जब मेल्ट कर जाता है ना, तो वहाँ पे आयन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, और जब आयन फ्री हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बहुत ईजिली, बहुत आसानी से कंडक्ट करता है। समझ में आया, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि NaCl जब यहाँ पे लो तो आप किस स्टेट में लोगे, तो ये मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए NaCl। ठीक है, तब वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा और बहुत जल्दी में इसको डिकम्पोज करके सोडियम अलग बनाएगा और क्लोरीन फिर बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब देखो इसका एक और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, बाई सनलाइट का, ये देखो AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब जब जैसे ही सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को मान लो आप एक प्लेट में रख के उसको एक जगह पे रख देते हो जहाँ पे जो है सनलाइट रीच कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे रख दिए सनलाइट के प्रेजेंस में। अब क्या होगा ना कि AgCl या AgBr, ठीक है, ये क्या होगा कि सनलाइट से रिएक्ट करने के बाद ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट अप होगा। ठीक है, Ag और प्लस Cl2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2Ag और ये हो गया 2Ag। ठीक है, बैलेंस हो गए, देख लो यहाँ पे सिल्वर जो हो गए वो 2 एटम, जहाँ भी सिल्वर 2 एटम, यहाँ क्लोरीन 2 एटम है ना, और यहाँ भी क्लोरीन 2 एटम है, तो बैलेंस भी है। अब देखो सबके 2-2 एग्जांपल हो गए। बाई हीट से कंडक्ट करवाने के लिए भी, मतलब बाई, जैसे देखो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है तो 3 प्रोसेस आपके पास है, 3 प्रोसेस से आप करवा सकते हो। सबसे फर्स्ट आपका क्या हो गया, बाई हीट, आप हीट प्रोवाइड करवा के क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हो। देन आपका नेक्स्ट हो गया बाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के आप उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हो। एंड द लास्ट वन इज बाई सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जैसे ही सनलाइट उस पर फॉल करता है तो उस कंपाउंड को वहाँ पे क्या होता है, उसमें स्प्लिटिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो 2 नए अलग, 2 या 2 से ज़्यादा अलग सब्सटेंस में जो है ना, केमिकल सब्सटेंस में वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड जो है वो और भी इजी है। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये जो है ना बहुत आसान है, अभी तुरंत 1 मिनट में समझ जाइएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं किसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं ना कि लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे देखो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आगे में जो है ना इसको और डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दूंगा। Those chemical reaction in which a high reactive metal displace low reactive metal is known as displacement reaction. देखो
क्या है ये डेफिनेशन, क्या कहता है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, ठीक है, जो जितना ज़्यादा, जैसे एक सिंपल से लॉजिक से समझते हैं, जैसे देखो अब किसी टीम के लिए जो है प्लेइंग 11 तैयार किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है प्लेइंग 11 में उसी को जगह मिलेगा जो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उस पोजीशन के लिए जो है वैल्यूएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो लो रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस करके खुद जो है ना वहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूट जगह बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको एक और चीज़ से मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक चीज़ है, ठीक है, ए है, ठीक है, और ये बना रखा है, जैसे देखो एक हो गया आपका x और प्लस में ए वाई, ठीक है। अब ये जो है x जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, ये कैसा हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और पहले से कंपाउंड यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। एक लो रिएक्टिव मेटल जो है, लो रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल बाहर में है, ठीक है। एक्स ये हो गया आपका हाई रिएक्टिव मेटल और ए वाई ये दूसरा कंपाउंड हो गया, जहाँ पे ए जो है वो लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना कि लो रिएक्टिव मेटल को ये डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, जैसे देखो अब एक्स हाई रिएक्टिव मेटल है और ये ए जो है वो लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक्स वाई के साथ बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद फिर जो है ना ए को बाहर में डिस्प्लेस कर देगा। ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे देखो जिंक आप रख लो, ठीक है, और प्लस में HCl रख लो, एक जिंक है, ठीक है, एक मेटल हो गया आपका जिंक। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज सारे जो हैं वो मेटल के होते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है, और इसको इसीलिए एक्सेप्शन में जो है ना 118 एलिमेंट में सबसे टॉप पे इसको रखा जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल वाले हैं, फिर भी ये नॉन मेटल कैटेगरी में रखा जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब अब ये चीज़ नहीं यहाँ पे समझना है ना, ठीक है, कि डेफिनेशन में तो लिखवाया गया है कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन मेटल के ये जो है नॉन मेटल है, लेकिन इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसके हैं, मेटल वाले हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मैं और जो है ना एक्सप्लेन करके बताऊँगा जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रहेंगे तब, ठीक है। तो वो ये जो है ना इससे और भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं बोर्ड में, तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना जानते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना सारे प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन के जो हैं वो मेटल के हैं, लेकिन ये कैटेगरी जो होता है ना, ये जिस कैटेगरी में होता है वो होता है नॉन मेटल, और इसी के कारण इसको जो है टॉप ऑफ द जो है ना पीरियोडिक टेबल इसको रखा जाता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अब देखो जिंक जो है ना वो क्या है कि हाईली रिएक्टिव होता है एज ए कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद जो है Cl के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो ये आपका बन गया ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? ये देखिए इस पे बहुत सारे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, फिर और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल तो यही ले लेते हैं, Zn प्लस HCl, ठीक है। अब जैसे ही इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ZnCl2 बना लेगा और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपके, ठीक है। देन नेक्स्ट मान लो कि ये जिंक है, ठीक है, और ये है CuSO4, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये ठहरा आपका हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जिंक जो है एज अ कंपेयर टू कॉपर, जिंक जो है वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके कॉपर के कंपेयर में जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पावरफुल है तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ से इसको जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है, और खुद जो है SO4 के साथ कंबाइन होकर ये कंपाउंड बना लेगा। तो ये आपका बन जाएगा ZnSO4, और बाहर में किसको भेज दिया, वो कॉपर को, ठीक है। कॉपर आपका जो है वो बाहर हो गया। समझ में ये हो गया। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। Mg हो गया और उसके बाद CuSO4 हो गया, मैग्नीशियम और प्लस में कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। कॉपर से वो क्या होता है, एज कंपेयर टू कॉपर मैग्नीशियम जो है वो हाई रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम जब हाई रिएक्टिव जहाँ पे है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से बाहर निकालेगा और खुद जो है SO4 के साथ, ठीक है, सल्फेट के साथ क्या होगा, कंबाइन होकर मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और ये बन गया आपका MgSO4, और प्लस में कॉपर जो है वो चला गया बाहर, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, तो दो रिएक्शन इन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये हो गया आपका
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ना कि अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है और कौन सा जो है वो लो रिएक्टिव है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए तो ऐसे जो है ना, ये बाद में आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल में एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़, तो वहाँ तो मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो टॉपिक है तो वहाँ भी मैं इस चीज़ को बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना, मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फ्लो चार्ट दे दूँगा, ठीक है, जिसमें जितने भी आपको अभी 10th में यूज़ होने वाले हैं ना, ठीक है, वो सारे जितने भी मेटल हैं, ठीक है, वो सारे मेटल का मैं वहाँ पे दे दूँगा आपको एक लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे कि वहाँ पे आपको बस याद कर लेना कि कौन सा जो है ना मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो लो रिएक्टिव है, ठीक है। कुछ नहीं, 10 अलग अलग मेटल के 10 जो है ना 10 मेटल का 10-12 मेटल का जो है ना मैं वहाँ पे नाम लिख के दे दूँगा, ठीक है। बस उसको एक बार देख लेना है, समझ में आया? तो ये है आपका, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा जो है लो रिएक्टिव होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो गया आपका 4th टाइप्स, ठीक है। ये देखिए, दो जो रिएक्शन in which two compounds change its ions to form two new compounds is known as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन, समझ में? देखिए क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स चेंज इट्स आयन टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो क्या है ना, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। वहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होकर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। फिर आ गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट अप होता है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से, बाय हीट से, बाय इलेक्ट्रिसिटी से और बाय सनलाइट से, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा में, ठीक है, और स्प्लिट अप होकर वहाँ पे जो रिएक्शन कहलाता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है ना कि जैसे देखो दो कंपाउंड हैं, ठीक है, और वो दोनों कंपाउंड जो है ना अपने अपने आयन के साथ एक्सचेंज करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और वो कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, बस एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना। जैसे देखो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि दो कंपाउंड होंगे रिएक्टेंट में, ठीक है, और वो दोनों कंपाउंड जो है आपस में आयन को चेंज कर लेगा और चेंज करने के बाद जो है ना वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को बताता हूँ। देखो ये पहले डेफिनेशन जो है वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स चेंज इट्स आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो इसका एग्जांपल जो है मैं बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स और प्लस में ये हो गया आपका बी वाई, ठीक है, वाई बी, ऐसे, ठीक है। ये एक सब्सटेंस हो गया, एस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब देखो क्या है,
एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये आपका कंपाउंड था, दो अलग अलग कंपाउंड थे, दो कंपाउंड थे। डेफिनेशन को अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या लिखा था कि टू कंपाउंड्स चेंज इट्स आयन। तो सबसे पहले इसका आयन, अब यहाँ पे जो कंपाउंड है एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है, इसके आयन जो हैं एक प्लस में और एक माइनस में है, तभी तो सॉल्ट का फॉर्मेशन या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ना, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है और ये एक माइनस में है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये अपने आयन्स को चेंज कर लेंगे। पहले ये किसके साथ है, ये प्लस इस नेगेटिव के साथ है और यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ में है। अब क्या होगा ना कि जब ये आयन आपस में चेंज करेंगे, कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है तो जाएगा तो नेगेटिव के साथ ही ना। जब ये आयन को चेंज कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ए है तो ये पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा, नहीं ना। तो ये जो है यहाँ पे इस नेगेटिव के साथ आयन चेंज करेगा तो बना लेगा क्या, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, एक ए बी कंपाउंड बन गया, बना ना। और यहाँ पे फिर क्या है, ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों फिर आपस में बना लेंगे, ठीक है। मतलब आयन को क्या कर रहा है, आयन एक्सचेंज करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा या वाई एक्स कह सकते हो, ठीक है, वाई एक्स ही कह लो, ठीक है। ये हो गया, वाई जो है आपका पॉजिटिव है और एक्स जो है वो नेगेटिव है, समझ में आया। तो अगर इस आयन को यहाँ से हटा देते हैं, कोई मतलब जहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करते, देखो तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दो अलग अलग न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, एक्स था एक कंपाउंड, यहाँ पे क्या हुआ, ए बी बन गया, ये वाई बी था, यहाँ पे वाई एक्स बन गया। कहने का मतलब ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड आपस में आयन को एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने के बाद नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, और इसके बाद फिर AgNO3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये नहीं होगा AgNO3, ठीक है। अब NaCl और प्लस में हो गया आपका AgNO3। अब एक चीज़ तो आपको पता है ना कि जैसे NaCl जब इसको ब्रेक करोगे तो Na प्लस सोडियम जो है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो है आयन जो है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको आयन के बारे में पता होगा, ठीक है, क्योंकि 9th में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा इस चीज़ को कि आयन कैसे होता है, कैसे चार्ज इस पे बनते हैं, ठीक है, क्या होता है आयन। अभी फ़िलहाल मैं बस इतना बता देता हूँ, और जिसको नहीं पता है वो मेटल नॉन मेटल में आपको फिर से ये चीज़ पढ़ना है तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना जानो, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता आयन के बारे में, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना जानो कि NaCl जो है ना उसमें Na पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl पे जो है वो माइनस चार्ज होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो यहाँ पे सोडियम जो है उस पर प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, ठीक है। Ag पे प्लस चार्ज होते हैं और NO3 पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इसको, हाँ एक चीज़ और, आयन को और डिटेल में जो है ना हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर में आपको दे रखा है, 9th में भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसमें जो है ना किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 3rd चैप्टर में मैं फिर से उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो NaCl हो गया, Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या करेगा ना कि ये आपस में आयन को एक्सचेंज करेंगे। Na प्लस है तो ये किसके पास जाएगा, इस निगेटिव वाले के पास चेंज करेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव के साथ कंपाउंड, ये कंबाइन होकर सब कंपाउंड बनाएगा ना। अब देखो AgCl, तो यहाँ पे जो बनाएगा वो क्या हो जाएगा, AgCl बनेगा। देखो एक Ag प्लस में हो गया और Cl माइनस में हो गया, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, चेंज कर लिए, ठीक है। एक का पॉजिटिव था एक का निगेटिव था, ये बोला कि हम दोनों एक साथ कंपाउंड बना लेते हैं। तो फिर ये जो सोडियम बचा ना वो भी बोलेगा कि क्या है, जब तुम दोनों ने आपस में कंपाउंड बना लिया तो हम भी पॉजिटिव और निगेटिव जो है ना आपस में एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो Na प्लस और NaNO3, तो ये आपका बन जाएगा NaNO3, ठीक है। कंबाइन हो गया और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो गया, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। तो यही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, फिलहाल मैं समझाने के लिए इतना बता दिया, ठीक है। क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड जो हैं आपस में आयन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और आयन को एक्सचेंज करने के बाद नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वही कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब एंड द लास्ट वन, लास्ट जो आपका टाइप्स बचा है वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन।
लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में अभी मैंने बताया था कि इसका मतलब रेड का मतलब हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्स का मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों को कंबाइनली जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे बुक में जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को सेपरेटली दे देता है और कहीं कहीं जो है आपको ये कंबाइनली दे देगा रेडॉक्स लिख के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं, दोज रिएक्शन in which oxygen is removed and hydrogen is added and the hydrogen is adding is known as रिडक्शन रिएक्शन। ये होता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखो रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन, वेट ए मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड द हाइड्रोजन इज एडिंग इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन को जो है ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता हो। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा हो, वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पे कि ऑक्सीजन को उस चीज़ से रिमूव किया जा रहा हो। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो हो गया रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे। ठीक है, इसके बिल्कुल जो है ना, ये जो है अपोजिट में है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज एडिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो ऑक्सीजन जो है ना वो ऐड होता है, हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव किया जाता है, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन किसको कह दिया, तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड द हाइड्रोजन इज एडिंग इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, या एक से ज़्यादा भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको और डिटेल में। ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन हुआ तो बना लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये है कॉपर ऑक्सीजन और ये दोनों कंबाइन होकर बना लिया कॉपर ऑक्साइड। अब देखो ये किसका एक एग्जांपल, अभी मैंने टाइप्स पढ़ा है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये कौन से टाइप का जो है एग्जाम्पल बन सकता है या बन रहा है। ठीक है, दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन से क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, सबसे फर्स्ट टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये चीज़ बताना है ना, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे रिलेटेड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड एक तो आपको डेफिनेशन याद रखना है दोनों का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जो है ना आपको ये चीज़ बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आप इसमें से बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एंड रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखो कैसे पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। देखो ये कॉपर है, ठीक है, पहले ये क्या था, बिल्कुल अकेला था, यहाँ पे ये किसी के साथ कंबाइंड ही नहीं था। अब ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब कि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया।
ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर पहले अकेला था, ठीक है, अब ये कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही आया, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन जो है ऑब्वियसली कॉपर का हुआ ना, किसका हुआ, कॉपर का ही तो हुआ है, कॉपर ही तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, तो जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, ये ऑक्सीडेशन का हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये है हाइड्रोजन और ये आपका हो गया ऑक्सीजन, अब बना क्या, वाटर, ठीक है, रिएक्ट किया। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये पहले हाइड्रोजन ठहरा अकेला, ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ ना, हाइड्रोजन पहले अकेला था, उसके बाद फिर ऑक्सीजन जैसे ही वहाँ पे आया तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, अब ऑक्सीडाइज हो गया तो वही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, समझ में आया, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, कितना आसान है ना, ठीक है। जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई चीज़ जो है ना, कोई ऐसा एटम या एलिमेंट जो है पहले ऑक्सीजन के साथ नहीं था और वो रिएक्ट होने के बाद उसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है, अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अगर मान लो कि कहीं से उसका, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसके पास से, तो वो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन हो गया, सिंपल। और यही तो डेफिनेशन में भी बता रहा है ना कि अगर ऑक्सीजन आप ऐड करते हो, सॉरी, ऑक्सीजन जब ऐड करते हो तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जब रिमूव करते हो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल, क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक जो है इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक है, एजेंट। एजेंट क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो है ना, वो दो और अलग से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो एजेंट का काम करता है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता है, ठीक है। ये टाइप्स आपके खत्म हो गए, ठीक है, टाइप्स जो हैं आपके खत्म हो गए। टाइप्स कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। फर्स्ट आपने अब क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो है कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, वो हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, स्प्लिट अप होते हैं, एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, वो हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो कंपाउंड जो है वो आपस में आयन को चेंज करके दो अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट वन हम लोगों ने अभी पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा। जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा, ठीक है, वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन रिमूव कर रहा और हाइड्रोजन आ जा रहा, वो हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। एक लास्ट टॉपिक है आपका एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक और है रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉर ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे देखो क्या कहने का मतलब है इसका, ठीक है, कि एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या करता है ना कि ऑक्सीजन दूसरों को देता है, दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, एज अ एजेंट। जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है एज अ एजेंट और दूसरों को प्रोवाइड करवा के उस चीज़ को ऑक्सीडाइज करवाता है, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
इसको और अच्छे से देखो, अभी डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, तब आपको बिल्कुल जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं रहेगी। अभी देखो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे देखो क्या करता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद ऑक्सीडाइज ना होके ये दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, ठीक है, समझो क्या कह रहा। जैसे मान लो ना कि ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्या करता है कि अपने तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ये केमिकल सब्सटेंस दूसरों को जो है ऑक्सीडाइज्ड करवाता है, ठीक है, और दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करवाता है ना एज एजेंट, वही कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरों को क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है, ठीक है, दूसरों को क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है, वो आपका बन जाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास अभी ऑक्सीजन है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये कॉपर ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कॉपर अलग हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, कॉपर मेन प्रोडक्ट हो गया और बाई प्रोडक्ट में आपका वाटर आ जाता है, ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जैसे देखो इस क्वेश्चन से क्या बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है ये भी बता दो, ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एजेंट पूछ रहा है इस बार, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये भी बता दो, समझ में आया, ये है। देखो 4 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये सब आपको एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद वहाँ पे जो है ना पूछेगा कि बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन कौन है, किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है ना और अच्छे से समझते हैं, क्लियर। देखो जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो अवेलेबल है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद देखो ऑक्सीडाइज्ड हुआ मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ, जब उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ गया तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अकेला था लेकिन ऑक्सीजन आने के बाद ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली हाइड्रोजन का हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, हाइड्रोजन पहले अकेला था लेकिन जब वो रिएक्ट ऑक्सीजन उसके पास आया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन ना, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन में मैंने किसको लिखा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अकेला था, जैसे ही ये ऑक्सीजन के पास आया कांटेक्ट में तो ऑक्सीडाइज्ड होकर ऑक्सीडेशन बन गया। अब देखो एक चीज़, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास पहले से क्या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होकर एक कंपाउंड बना रखा, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा ना कि जैसे ही ये रिएक्ट होता है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और ये जो है कॉपर, बस सिंपल कॉपर बचता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हम लोगों ने ये रिडक्शन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन उस रिएक्शन से रिमूव होता है तो वो उसका रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, पहले वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में था, पहले उसके साथ कांटेक्ट में क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या बचा, कॉपर ऑक्साइड का हुआ ना, पहले वो ऑक्सीजन के साथ था, ठीक है, अब इसके साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका रिमूवल किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। तो अब एजेंट समझते हैं, ठीक है, एजेंट यहाँ पे क्या करता है, जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड जो है ना ये पहले से खुद जो है ऑक्सीजन लेके बैठा था, ऑक्सीडेशन इसका हो रखा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ये खुद को जो है ना ये ऑक्सीडाइज्ड पहले से था लेकिन अब ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवा रहा है ऑक्सीजन एज अ एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ एजेंट जब ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवा रहा तभी तो ये देखो H2O बन गया, ठीक है। तो पहले ये क्या किया, इसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ये अब यहाँ से जो है ऑक्सीजन को जो है ना वो रिमूव करके हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को देता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, एज अ एजेंट काम कर रहा है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसका आएगा, कॉपर ऑक्साइड का। एजेंट कौन है, तो एजेंट कॉपर ऑक्साइड है ना, क्योंकि उसके पास पहले से ऑक्सीजन है लेकिन वो खुद नहीं रख के वो किसको दे रहा, हाइड्रोजन को दे रहा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गिव्स द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन दे रहा है,
किसको, हाइड्रोजन को दिया, तभी तो ये हाइड्रोजन ये वाटर बन गया ना, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसका नाम लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड का, CuO, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट में कौन होगा, ठीक है, क्योंकि कोई तो है जो रिड्यूस कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के पीछे किसका हाथ, हाइड्रोजन का हाथ है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो ये तो ऑक्सीडाइज रहता ही ना, हाइड्रोजन आया रिएक्ट किया तभी तो इससे ऑक्सीजन छीन लिया, ठीक है। तो एक चीज़ और, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ हो रहा है ना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, अगर मान लो कि इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सभी को आ गया होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो रिडक्शन, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ समझ में आ गया तो क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन में है, ठीक है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना है, ठीक है। वही चीज़ को रिपीट करके क्या कर देना है, जो ऑक्सीडेशन में है उसको रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देना है, ठीक है। और जो रिडक्शन में है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख देना है, ठीक है। अगर मान लो कि एजेंट में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, मैं इसको फिर से एक बार इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं और इसको जो है ना अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, लेकिन पहले अभी फ़िलहाल जो है ना हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। फिर भी मान लो कि अगर ये चीज़ भूल जाते हैं ना ये टॉपिक, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट में रिपीट कर दो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फिर से रिपीट कर दो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अभी देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग जो है ना, मैं फिर से बता देता हूँ ये चीज़। देखो इसमें से जो है ना आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, आप ये चारों क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, आप लोग अब सॉल्व करोगे, ठीक है, सबसे हो जाएगा ये सॉल्व। देखो क्या करना, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि आप ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ठीक है। ये 4 चीज़ बताना है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, तो देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन इसके साथ है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होता है वो चीज़ देखना है। तो कॉपर ऑक्साइड है लेकिन रिएक्शन के बाद ये क्या होता है, कॉपर बच जाता है, तो मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूवल। यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ O2, ठीक है। तो जब ये हो गया तो रिडक्शन होता है ना, क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका हुआ भाई, तो ये कॉपर ऑक्साइड का हुआ, किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड पहले ऑक्सीडाइज था अब नहीं है, तो रिडक्शन जो है वो किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो रिडक्शन में लिख दो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, क्लियर है, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ, चलिए देखते हैं, तो फिर अब देखो रिडक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन अकेला है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक चीज़ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। एक चीज़ देखो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, यहाँ पे अकेला है ना, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में हम किसको लिख देंगे, हाइड्रोजन को लिख देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी जो है ना देखो, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। अब एजेंट समझते हैं, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। देखो एजेंट क्या है, एजेंट का देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड करवा दे, खुद से प्रोवाइड करवा के, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है ना, इसके पास पहले ऑलरेडी ऑक्सीजन था, लेकिन अब ये क्या करेगा ना कि ये दूसरों को प्रोवाइड करवा देगा। दूसरों कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन को ये प्रोवाइड करवा रहा है, तभी तो ये देखो वाटर बन गया ना, ठीक है। ऑक्सीजन दे दिया तभी तो ये क्या हुआ, ये एज अ एजेंट काम किया। इसको खुद ऑक्सीजन इसने रखा नहीं, ये किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है।
ये किसको दे दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए दे दिया। तो ये एज अ एजेंट काम किया, और कैसा एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसको लिख लेंगे, कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट में, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक चीज़ बताना, ये जो ये चीज़ जो है ना, जो इसका रिडक्शन हुआ वो किसके कारण हुआ, मतलब कौन नहीं आता तो भी इसका रिडक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं आता तो हाइड्रोजन इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ तभी तो इसका ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के पास चला गया ना। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो ये कॉपर ऑक्साइड अकेला क्या करता, ये ऑक्सीडाइज ही रहता, ऑक्सीडेशन इसका रहता, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के आने से ही तो ये क्या हो गया, इसका जो है रिडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन के कारण मतलब एज अ एजेंट ये बीच में क्या बना, एजेंट बना, किस चीज़ का, इसको रिड्यूस करवाने का। तो रिड्यूस करवाने का जो ये एजेंट बना, तो ये बन गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ फिर से ये चीज़, कि अगर मान लो कि फिर भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तो आप बस ये चीज़ याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर याद है तो ऑक्सीडेशन जिसमें है उसको रिड्यूसिंग एजेंट में लिख दो, और जो रिडक्शन में है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिपीट करके लिख दो। समझ में आया? देखो एक चीज़, ऑक्सीडेशन में जो है हाइड्रोजन उसको आप रिपीट करके रिड्यूसिंग एजेंट में लिख दो, और जो रिडक्शन में है उसको रिपीट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख दो, बिल्कुल अपोजिट। अगर मान लो कभी दिक्कत होता है, एग्जाम में कन्फ्यूज़न होता है तब, ठीक है, सिंपल, फिर याद करने का उसका कोई जो है ना यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इससे नहीं चलना है, ये तब काम आएगा जब आपको नहीं याद रहता है या कन्फ्यूज़न होता है तब, ठीक है। ऐसे ये चीज़ जो है ना फुल्ली डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर भी अगर डाउट होता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखिए जो लोगों ने जो है ना, जिन लोगों ने जो है फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके फर्स्ट लेक्चर भी देख लो, ठीक है। और 2 लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक उसमें नहीं छूटा। और उसके बाद सारे एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और ये एक्टिविटी के साथ मैंने बताया ये चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और, ये जब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप लोग जो है ना अपना नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। और देन इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये आपका होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लियर है? तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर के जो है 2 लेक्चर में मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो इससे भी जो है ना बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। उसमें बहुत सारे कुछ जो है ना, बहुत सारी चीज़ आपको नए जानने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वैसे ही कंटिन्यू करके हम लोग जो है थर्ड चैप्टर एंड द फोर्थ चैप्टर करके केमिस्ट्री में जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको बस 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर सिलेबस में हैं, 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। अगला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में।